हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट बीइंग्स 100। तो आज हम किंग्स फॉर्म्स एंड टाउन्स चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और आज हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे अ चेंजिंग कंट्री साइड, टाउन्स एंड ट्रेड, बैक टू बेसिक्स एंड लिमिटेशंस टू इंस्क्रिप्शंस, बदलता हुआ देहात, नगर एवं व्यापार, मूल बातें और इसके अलावा अभिलेखों की क्या सीमाएं होती हैं, यानी जब हम अभिलेखों से इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं। और अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का लिंक आई बटन में अवेलेबल है, वहां से जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहला जो टॉपिक है अ चेंजिंग कंट्री साइड, यानी बदलता हुआ देहात। अब देहात से मतलब है रूरल एरियाज यानी ग्रामीण इलाके। अब देखो, जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें रूलर्स के बारे में तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, रूलर्स ने क्या-क्या पॉलिसीज़ लगाई, रूलर्स ने क्या-क्या किया एंड सो ऑल, सब कुछ हमें पता चल जाता है। बट कॉमन पीपल उनके बारे में क्या सोचते थे, इंस्क्रिप्शंस में इन सभी चीज़ों के जवाब नहीं मिलते। और अगर हमें कॉमन पीपल की लाइफ यानी जो आम नागरिक थे उस समय के, उनकी ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम्स थी, किस तरह से वो अपनी लाइफ को सस्टेन करते थे, किस तरह से अपनी ज़िंदगी चलाते थे, उस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करना एक मुश्किल टास्क है। और इसके लिए हिस्टोरियंस क्या करते हैं, हिस्टोरियंस जातक स्टोरीज और पंचतंत्रा स्टोरीज का यूज करते हैं। देखो, एंथोलॉजीज होता है संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन। पंचतंत्र, जातका, ये कुछ बड़े कलेक्शन है जिनमें काफी सारी स्टोरीज हैं। और इन स्टोरीज की हेल्प से ही आम लोगों की जिंदगी क्या थी उसके बारे में पता चलता है। एक फेमस जातक स्टोरी है गंदा तिंदु जातक। अब इस जातक स्टोरी में क्या बताया गया है, इस जातक स्टोरी ये कहानी है एक, और ये कहानी है एक राजा की जो अपना वेश छुपाकर, ठीक है, आम लोगों की तरह कपड़े पहनकर अपने राज्य में जाता है ये पता लगाने के लिए कि जो उसके राज्य की आम जनता है वो क्या सोचती है। और वो बड़ा हैरान होता है ये जानकर कि उसके राज्य में सभी लोग उसको बुरा भला कहते हैं, उसको जिम्मेदार मानते हैं उनकी गरीबी के लिए। वो लोग कहते हैं कि दिन में राजा के कर वसूलने वाले यानी राजा के टैक्स लेने वाले उनको लूटते हैं और रात में उन्हें चोरों और डकैतों का सामना करना पड़ता है। तो राजा को बहुत आश्चर्य होता है, बहुत शौक होता है वो ये जानकर कि उसके राज्य में आम जनता उसके बारे में ये सोचती है। तो ऐसे ही कई सारी स्टोरीज हैं जिनसे हमें किंग और उसके सब्जेक्ट्स के बीच में कैसे रिलेशंस थे, यानी राजा और जो उसकी प्रजा थी उसके बीच के संबंध कैसे थे ये पता चलता है। और बहुत बार हम ये देखते हैं कि रूरल पॉपुलेशन और राजाओं के बीच में एक स्ट्रेन रहता था, आपस में वो लोग कटे हुए रहते थे, क्योंकि राजा की पॉलिसीज शायद उसकी प्रजा को इतनी पसंद नहीं थी। और किंग्स भी अक्सर क्या करते थे, हमने अक्सर देखा है कि राजा महाराजा बहुत ज्यादा टैक्स वसूलते थे और वो अपना खजाना, अपने जो राजकोष है उसको फिल करने में लगे रहते थे। और इसी की वजह से पीजेंट्स पर, जो किसान हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उन पर जो बोझ है वो बहुत बढ़ जाता था, उनको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, जिस वजह से राजा और प्रजा का जो रिलेशनशिप थी वो अच्छी नहीं थी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो, 6th सेंचुरी बीसी से मैंने आपको बताया था द यूज ऑफ आयरन वाज स्टार्टेड। तो और इसके साथ साथ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी से बहुत सारे न्यू डेवलपमेंट्स आए। तो उसमें से ही एक डेवलपमेंट था कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, यानी जो कृषि कार्य हैं उनको विकसित करना, और उसको विकसित करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए। अब सबसे पहला जो था उसमें था आयरन टिप्ड प्लो, यानी हल। अब हल भी कैसा, जिसकी जो नोक है, ये जो टिप है वो लोहे से बनी हो। अब देखो, हल का प्रयोग क्यों करते हैं, हल का प्रयोग किया जाता है सॉइल को प्लाउ करने के लिए, और जिसकी वजह से क्या होता है, पूरी सॉइल आपस में मिक्स हो जाती है और फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ती है। तो 6th सेंचुरी से जब आयरन का प्रयोग होने लगा यानी लोहे का प्रयोग होने लगा, तब जो हल होता था उसकी भी ये जो टिप होती है यहाँ पे लोहे का प्रयोग किया। आप देखो, लोहा एक तो हार्ड होता है, पॉइंटेड होता है, जिसकी वजह से सॉइल को बेटर तरीके से मिक्स करा जा सकता है। तो आयरन टिप्ड प्लो यूज करने से क्या हुआ कि सॉइल की फर्टिलिटी को कुछ हद तक इम्प्रूव कर पाए, और अल्टीमेटली सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होने से क्या होगा, एग्रीकल्चर इम्प्रूव होगा। अब सेकंड जो था वो था हो एग्रीकल्चर, यानी खेती में कुदाल का प्रयोग किया गया। अब देखो, सिमिलरली कुदाल का प्रयोग करने से भी सॉइल मिक्सिंग बेटर तरीके से हो पाता है, और उससे अल्टीमेटली क्या होता है,
एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। थर्ड जो डेवलपमेंट थी वो थी ट्रांसप्लांटेशन। अब सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लांट ट्रांसप्लांटेशन। तो ये ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले सैपलिंग्स को ना कहीं और उगाया जाता है। सैपलिंग होते हैं छोटे छोटे पौधे, और उसके बाद उन सैपलिंग्स को मेन फील्ड में प्लांट करा जाता है। अब देखो जैसे ये जो लोग ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ छोटे छोटे हरी हरी घास है, इसको ये पानी में लगा रहे हैं। तो यही छोटी छोटी सैपलिंग्स, इनको पहले अलग उगाया जाता है और उसके बाद इनको खेत में रोप दिया जाता है। तो ये है पेडी ट्रांसप्लांटेशन। अब ये ट्रांसप्लांटेशन 6th सेंचुरी से शुरू हुई, और इससे देखने को मिला कि जो धान होता है, जो राइस है, उसकी उपज बढ़ गई। ओके। और फोर्थ जो स्ट्रैटेजी थी वो था इरिगेशन। अब देखो, खेती के लिए इरिगेशन इज अ मस्ट। तो अब इरिगेशन डेवलप करने के लिए क्या क्या करा, सिंचाई डेवलप करने के लिए क्या क्या किया गया। कैनल्स, टैंक्स और कुओं के थ्रू सिंचाई की गई। और कम्युनिटी, अब देखो सिंचाई करनी है, सिंचाई के लिए टैंक्स भी चाहिए, नहरें भी चाहिए, इसके अलावा कुएं भी चाहिए। तो कम्युनिटीज एज वेल एज इंडिविजुअल्स, यानी लोग और लोगों के समुदाय मिलकर कंस्ट्रक्शन वर्क को, जो जो भी इरिगेशन के लिए चीजें चाहिए, जैसे चाहे नहर है चाहे कुएं हैं, उनके कंस्ट्रक्शन वर्क को मिलकर ऑर्गेनाइज करने लगे। तो इन चार स्ट्रैटेजीज, यानी आयरन इम्प्लीमेंट्स यानी लोहे का प्रयोग करके, इरिगेशन को बढ़ाकर, को एग्रीकल्चर करके, और पेडी ट्रांसप्लांटेशन को लाकर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी थी उसको काफी हद तक बढ़ाया जा सका। और क्योंकि देखो 6th सेंचुरी के बाद से पॉपुलेशन भी ग्रो करने लगी थी, तो एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी उस टाइम के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन आराम से सस्टेन कर सके। तो इरिगेशन, ट्रांसप्लांटेशन, को एग्रीकल्चर एंड आयरन टिप्ड फ्लो। ठीक है। तो ये 4 स्ट्रैटेजीज थी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो चारों स्ट्रैटेजीज के नेम और उनकी एक्सप्लेनेशन आप देंगे। एंड फॉर शॉर्ट नोट्स एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आप मेरा ब्लॉग विजिट कर सकते हैं। द लिंक फॉर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो डू चेक आउट दैट ब्लॉग। ओके, नाउ डिफरेंसेस इन रूरल सोसाइटी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में क्या भिन्नताएं थी। अब देखो, अभी हमने डिस्कस करा टेक्नोलॉजीज के बारे में। अब इन टेक्नोलॉजीज का यूज शुरू हो गया। अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि सभी लोग टेक्नोलॉजीज का यूज करें, है ना। और कुछ लोगों के पास शायद इतना पैसा नहीं होता, इतना इनपुट्स नहीं होते कि वो ये नई तकनीकें अप्लाई कर पाए। अब इन नई तकनीकों की वजह से क्या हुआ, सोशल डिफरेंसेस आने लगे। अब देखो, जो लोग रिच थे उन्होंने तो जल्दी जल्दी क्या करा, इन न्यू टेक्नोलॉजीज को लिया और इम्प्लीमेंट करा, राइट। सो और कुछ लोग थे जिन्होंने नहीं यूज करा। तो इससे क्या हुआ कि जो डिफरेंसेस थे डिफरेंट लोगों के बीच में, वो बढ़ने लगे। अब ये डिफरेंसेस उस टाइम पर किस बेसिस पे थे, जमीन के आधार पर। जैसे मानो जिसके पास ज्यादा जमीन है, ज्यादा खेती करने वाली जमीन है, तो वो सबसे रिच है। जिसके पास कम है वो मिडिल क्लास है, और जिसके पास नहीं है वो लोग होते थे स्लेव्स। ठीक है। तो इस तरह से उस समय जमीन इतनी इंपॉर्टेंट थी कि किसके पास कितनी जमीन है, इससे सोसाइटी में अलग अलग कैटेगरीज बटी हुई थी। तो अभी हम एक अभी देखेंगे। अब देखो, सबसे पहले रूरल सोसाइटी में समाज डिवाइडेड था। साउथ में हम अभी तमिल की बात कर रहे हैं। तमिल कम, जो एंशियंट तमिल कंट्री थी, जिसमें वर्तमान कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ये सभी पूरा साउदर्न इंडिया आता था। यहाँ पर सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, वेलेलार, उजावहर एंड अदीमई। अब ये वेलेलार कौन होते थे, तो वेलेलार वर दी लार्ज लैंड ओनर्स। ठीक है, बड़े भूस्वामी होते थे, इनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी और उसके मालिक होते थे। अब इसके बाद उजावहर, ये उजावहर कौन थे, उजावहर होते थे ऑर्डिनरी प्लोमैन। ओके, इनके पास थोड़ी भूमि होती थी, इनके पास ज्यादा भूमि नहीं होती थी, पर कुछ भूमि होती थी जिस पर ये लोग खेती करते थे। अब थर्ड नंबर पर आते थे अदीमई। अदीमई को हम स्लेव्स भी बोलते हैं। तो अदीमई कौन होते थे, अदीमई होते थे लैंडलेस लेबर्स, यानी भूमिहीन मजदूर, जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती थी। ओके। सो ये 3 डिविजन रूरल सोसाइटी में थे। अब नॉर्दर्न इंडिया में इसी तरह से एग्जिस्ट करते थे गहापतीज। सो गहापतीज कौन होते थे, दीज गहापतीज वर द ओनर्स, मास्टर और हेड ऑफ द हाउस होल्ड। यानी गृहपति जो होता था वो घर का मुखिया होता था,
जो कि भूमि, जानवर तथा अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था। और कभी-कभी गाहपति टर्म का यूज़ बहुत सिविलाइज्ड व्यक्तियों के लिए और जो जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे, उनके लिए भी किया जाता था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू एलाइट्स, यानी भूमिदान और नए संभ्रांत ग्रामीण। सो अब देखो, जब से शुरू हुआ है टाइम पीरियड, जब से फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हुई, तो कई ना भूमिदान के इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। यानी लोगों ने ना क्या करा, लैंड ग्रांट किया, जमीन का दान दिया। अब लैंड ग्रांट्स यानी भूमिदान, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है और हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, अभी हम ये सब डिस्कस करेंगे। अब देखो, कुछ जगह पर इंस्क्रिप्शंस पे हमें मिलता है कि हाँ, इस राजा ने इतनी जमीन दान में दी, है ना? इस तरह के कई इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। और जैसे अब अगर अभी भी हम मंदिरों को विजिट करें, पुराने मंदिर जो ओल्ड टेम्पल्स हैं, वहां पर भी ना हम देखते हैं कि कभी कभी पत्थरों पर लिखा होता है कि मंदिर के लिए इतनी भूमि इन्होंने डोनेट करी, उनका नेम होता है, उनकी फैमिली का नेम होता है। तो अब पुराने ज़माने में भी इसी तरह से लैंड ग्रांट्स यानी भूमि दान की जाती थी। और जब भी कोई इंसान भूमि दान करता है, देखो इतना बड़ा वो काम कर रहा है, तो उसके लिए वो इंस्क्रिप्शन बनवाते थे, यानी अभिलेख लिखवाते थे कि श्री श्री ने इतनी भूमि इस मंदिर निर्माण के लिए या इस व्यक्ति को, इस ब्राह्मण को दान में दी। तो ये होता था भूमिदान, और भूमिदान की सिग्निफिकेंस और भूमिदान के रीजंस क्या थे वो भी अभी हम देखेंगे। पर उससे पहले हम बात करेंगे प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, जो गुप्ता रूलर थे, जिनके बारे में पार्ट 1 में डिस्कस करा है। अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर पहले वो देखें और देन पार्ट 2 स्टार्ट करें। अब प्रभावती गुप्ता वाज डॉटर ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड एंड शी वाज मैरिड टू वाकाटाकास, जिनका विवाह वाकाटाका साम्राज्य के किसी राजा के साथ हुआ था, जो कि वाकाटाकास भारत में जो दक्कन पठार है वहां पर शासन करते थे। अब संस्कृत में अभी हमने हमें इतना पता है कि पुराने ज़माने में महिलाओं के पास इतने अधिकार नहीं होते थे। जैसे अभी तो फिर भी फीमेल्स के पास अपनी ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी होती है, बट पहले पुराने ज़माने की यदि बात करें, तब महिलाओं के पास अधिकार और स्वामित्व, ज़मीन, लैंड ओनरशिप नहीं होती थी। पर उस समय में भी ये जो लेडी हैं प्रभावती गुप्ता, इन्होंने भूमि दान करी, राइट? और भूमि दान करी, और भूमि दान के बारे में पता चलता है हमें इंस्क्रिप्शंस थे। और ये कॉपर कॉइन्स हैं जो प्रभावती गुप्ता ने इशू करे थे। प्रभावती गुप्ता ने पूरा एम्पायर अपना कंट्रोल करा। आफ्टर उनके हस्बैंड की डेथ के बाद प्रभावती गुप्ता ने पूरे साम्राज्य पर शासन किया, और प्रभावती गुप्ता ने भूमि दान भी की। और भूमि दान के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। प्रभावती गुप्ता के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं, भूमिदान हमने पढ़ लिया कि भूमिदान क्या होता है, और भूमिदान करने के पीछे ना कई रीजंस थे। अब भूमिदान के लिए जो रीजंस थे ना, वो कई हिस्टोरियंस अलग अलग मानते हैं। जैसे देखो, कुछ लोगों का मानना है कि भूमिदान जो किया जाता था, वो अपने कंट्रोल को एक्सटेंड करने के लिए किया जाता था। कि राजा भूमिदान क्यों करते थे? लोग मानते हैं कि राजा भूमिदान इसलिए करते थे ताकि नए नए लोगों तक वो अपने राज को, अपने रूल को और फैला सके। इसके अलावा कुछ लोग करते थे अपनी महान, कि वो इतने महान है कि वो भूमि दान कर रहे हैं, ठीक है? अपने नाम को, अपनी फेम को बढ़ाने के लिए भी भूमि दान किया जाता था। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि भूमि दान इसलिए किया जाता था, भूमि दान में ना क्या करते थे, जो बंजर भूमि होती थी वो दान में दी जाती थी। और जिसको भी दान में दी जा रही है, अब वो इंसान उस बंजर भूमि का क्या करेगा? उस बंजर भूमि पर काम करेगा, उसको फर्टाइल बनाएगा और वहाँ पर खेती-बाड़ी से जुड़े काम करेगा। तो इस तरह से उस समय जो बंजर भूमि होती थी, उसको कृषि योग्य भूमि में कन्वर्ट किया जाता था। तो ये 3-4 रीज़न्स माने जाते हैं कि भूमि दान इस वजह से शायद की जाती होगी। और किंग्स को जनरली हमने इतिहास में देखा है कि राजा-महाराजा खुद को सुपरमैन, है ना? सुपरमैन की तरह प्रेज़ेंट करते थे। तो शायद ये जो भूदान था, ये उसी उनकी स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा था। आगे बढ़ते हैं। सो अब देखो, भूमि दान जो किया जाता था, जनरली ब्राह्मणास को भूमि दी जाती थी, और उस भूमि को बोलते थे अग्रहरा। अब ये देखो, ये क्या है? तो देखो, अब जब भी भूमि दान में दी जाती थी, तो उसको टैक्स फ्री कर देते थे, यानी उससे कोई भी कर नहीं वसूला जाएगा।
तो दैट वाज अग्रहारा। सो एन अग्रहारा वाज अ लैंड ग्रांटेड टू अ ब्राह्मणा। जब भी ब्राह्मणों को भूदान में दी जाती थी, यानी लैंड दिया जाता था, तो उस पर उनको कोई लैंड रेवेन्यू, कोई भी जमीन का टैक्स नहीं भरना पड़ता था। तो इसी को बोलते थे अग्रहारा। ओके, इसी भूमि को बोलते थे अग्रहार। नाउ अब देखो, लैंड ग्रांट से, भूमि दान से हमें राजा, कल्टीवेटर्स के बीच में क्या रिलेशन था, इसके बारे में भी पता चलता है। ओके, the inscriptions also give us an idea about rural population. These include brahmanas, peasants, as well as who were expected to provide a range of produce to the king or his representatives. Land grants such as this one have been found in several parts of the country. There were regional variation in sizes of the land donated, ranging from small plots to vast stretches of uncultivated land and rights given to डोनीज। अब देखो, इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत सारी पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है, स्पेशली जो इस तरह की इंस्क्रिप्शन होती हैं कि ब्राह्मणास का सोसाइटी में क्या पोजीशन थी, पीजेंट्स की क्या पोजीशन थी, उसके अलावा किंग्स और सब्जेक्ट के रिलेशनशिप क्या थी। और इसके अलावा देखो, लैंड भूमिदान तो किया जाता था, पूरे कंट्री में लगभग भूमिदान होता था, बट कितना बड़ा लैंड प्लॉट डोनेट कर रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या राइट्स दिए जा रहे हैं। जैसे अभी हमने देखा, ब्राह्मणास को जो भूमि दी जाती थी उस पर टैक्स नहीं लगता था, टैक्स नहीं लगता था, राइट। अब कहीं कहीं पर बहुत बड़े प्लॉट्स डोनेट किए जाते थे, कहीं कहीं पर छोटी भूमि दान में दी जाती थी। तो ये साइजेस पूरे कंट्री में वेरी कर सकते हैं कि कहीं पर शायद बहुत बड़ी जमीन दे रहे हैं, कहीं पर छोटा प्लॉट दे रहे हैं, तो ये वेरी कर सकते हैं। अब देखो, अभी हमने जो टॉपिक, अभी जो हमने रीजंस डिस्कस करे लैंड ग्रांट्स के, वही यहाँ पर लिखे हैं। सम फील दैट लैंड ग्रांट्स वर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी अडॉप्टेड बाय रूलिंग लीनिएजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरियाज। यानी अगर राजा महाराजा नए एरियाज तक खेती बाड़ी का प्रचार करना चाहते थे, तो वो क्या करते थे, लैंड लिया और डोनेट कर दिया, ठीक है, दान में दिया। तो जिसको दान में देंगे वो क्या करेगा, उस भूमि पर खेती ही करेगा, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज तो थी नहीं कि वो अपनी जमीन पे इंडस्ट्री लगा कर बैठ जाए। तो उस समय मेन क्या था, खेती बाड़ी, तो यही खेती बाड़ी ही करेगा। अब इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जब राजा की पॉलिटिकल पावर कम होने लगती थी, तो अपना कंट्रोल फिर से स्थापित करने के लिए, फिर से खुद को सुपरमैन दिखाने के लिए लैंड ग्रांट्स की जाती थी, ताकि लोग फिर से माने कि हाँ, राजा बहुत महान है, उनके पास सारे कंट्रोल्स हैं। ओके, और इसके अलावा किंग्स को खुद को एज ग्रेट किंग्स प्रेजेंट करना होता था, यानी महान वो खुद को दिखाना चाहते थे, तो इसके लिए भी भूदान किया जाता था। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत जल्दी इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, और आई विल इंश्योर कि एक एक टॉपिक आपको समझ आए। तो अब हम चलते हैं न्यू सिटीज की तरफ। अब देखो, 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से हमने देखा कि बहुत सारी नई नई सिटीज आई, महाजनपदास का राइज हुआ। अब इन सब में एक कॉमन बात थी। देखो, ये जो मेन सिटीज उस समय आई थी, उनमें क्या है, पाटलिपुत्रा, उज्जैनी, पुहार, ये सभी सिटीज मेन थी उस समय। तोसाली, सुवर्णगिरी, तक्षशिला। तो ये सभी सिटीज क्यों इंपॉर्टेंट थी, या ये सभी सिटीज इतनी मेजर सिटीज उस समय की कैसे बनी। जैसे अभी मेन सिटीज हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो इनके भी अलग अलग रीजंस हैं। तो उस समय मेन सिटीज बनने का रीजन था, दे वर लोकेटेड ऑन द कमांडिंग रूट्स, यानी मेन जो रास्ते थे उनके आसपास ये सिटीज, ये नगर बसे हुए थे। तो मेन रास्तों पर बसे होने से डिफरेंट एरिया के लोग यहाँ पर आते जाते थे। फिर जब आना जाना होता था, तो यहाँ पर ट्रेड भी डेवलप था। तो इसी वजह से ये जो नगर थे, ये डेवलप थे। अब जैसे बहुत सारे, जैसे एक सिटी है पुहार। पुहार कहाँ पर है, पुहार साउथ में है, और पुहार कोस्टल एरियाज में पड़ती है, यानी ये तटीय एक नगर है, और ये भी डेवलप था। देखो, इसके डेवलप होने के पीछे रीजन था कि रिवराइन रूट्स, जो भी समुद्रों के थ्रू सामान भेजा जाता था, व्यापार किया जाता था, तो वो होता था पुहार से होता था वो भी। तो इसलिए ये जो मेन सिटीज थी, ये इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये कमांडिंग रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन पर स्थित थी, यानी ऐसे रास्ते जिनके थ्रू ट्रेड होता था। इसके अलावा दूसरी जगहों पर जाया जाता था, तो मेन रास्तों पर ये सिटीज लोकेटेड थी। अब कुछ सिटीज थी, जैसे मथुरा। मथुरा वर बस्लिंग सेंटर्स ऑफ कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब देखो, मथुरा जो है वो कमर्शियल टाउन भी था, इसके अलावा बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं की वजह से,
कल्चर की वजह से भी ये सिटी एक बसलिंग सेंटर थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, अर्बन पॉपुलेशन, एलाइट्स एंड क्राफ्ट पर्सन। अब सबसे पहले जब हम इस स्लाइड को देखेंगे तो माइंड में आएगा कि ये पिक्चर किस चीज की है। ये है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की एक पिक्चर। तो अभी हम जानेंगे कि ये होता क्या था। तो देखो, अभी हमने किंग्स एंड रूलिंग एलाइट्स के बारे में पढ़ा कि ये लोग फोर्टिफाइड सिटीज में रहते थे। और पर अब जब तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हड़प्पा के बारे में, तो हड़प्पा के बारे में ना हमारे पास काफी सारी इंफॉर्मेशन है हड़प्पन पॉपुलेशन के बारे में, उनके क्राफ्ट के बारे में। बट वहीं जो टाउन्स एंड सिटीज नॉर्दर्न इंडिया में थे, उनके बारे में ना इतनी एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज भी यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, आज भी यहाँ पर बसावत है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें एक्सकेवेशन करनी है तो जो घर बने हुए हैं ऑलरेडी उनको तुड़वा तुड़वा के मिट्टी खोद खोद के एक्सकेवेट करेंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर जो जितनी भी लिमिटेड एक्सकेवेशन हुई है उसमें काफी सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि टूल्स, ऑर्नामेंट्स, वेसल्स, फिगरीन्स, और इसके अलावा ज्वेलरीज, गोल्ड की, सिल्वर की, ग्लास, शेल, टेराकोटा। और एक और चीज मिलती है, कुछ बर्तन मिलते हैं, वेसल्स मिलते हैं जिनमें ब्लैक ग्लॉसी फिनिश है, तो उनको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न क्यों बोलते हैं? बिकॉज नॉर्थ एरिया में मिले हैं, नॉर्दर्न इंडिया में मिले हैं। अब ब्लैक क्योंकि ब्लैक कलर के हैं। पॉलिश्ड वेयर, पॉलिश्ड का मीन्स जिनकी जो फिनिश है ना ग्लॉसी है एकदम, ऐसा लगता है कि शायद उन बर्तनों पर पॉलिश की गई थी। तो ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का ही एक एग्जाम्पल है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की एक पिक्चर है। ओके, सो इसके बाद सेकेंड सेंचुरी आते आते हमें एग्जाम्पल मिलता है किस चीज का, वो इंस्क्रिप्शंस का और भूदान का। अब ये भूदान करता कौन था? अलग अलग तरह के लोग क्या करते थे, लैंड डोनेट करते थे। अलग अलग तरह के लोग, जब मंदिर बनती थी या जब भी कोई मेन बिल्डिंग्स बनती थी तो उसमें ना अलग अलग लोग अपना डोनेशन देते थे। अब इसमें गिल्ड, ट्रेनीज, क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स हो गए, ये सभी लोग क्या करते थे, डोनेट करते थे और फिर वोटिव इंस्क्रिप्शंस बनाई जाती थी। अब ये वोटिव इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं? वोटिव इंस्क्रिप्शंस वो इंस्क्रिप्शंस होती हैं जिसमें पर्टिकुलरली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को, यानी धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को दिए जाने वाले गिफ्ट्स का, दिए जाने वाले किसी भी डोनेशन का रिकॉर्ड होता था। उनको कहते थे वोटिव इंस्क्रिप्शंस। ओके, वोटिव इंस्क्रिप्शन हो गया, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं दानात्मक अभिलेख, जिसमें धार्मिक जो भी इंस्टीट्यूशंस थी, धार्मिक संस्थाओं को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख होता था। और कभी कभी इंस्क्रिप्शंस में अ, हमें उत्पादकों और व्यापारियों का भी उल्लेख मिलता है कि किस तरह से प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज होती थी, कहाँ से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करते थे और फिर क्या प्रोसेस होता था पूरा प्रोडक्शन का। तो इंस्क्रिप्शंस में हमें इन सब चीज़ों के बारे में भी कई कई कभी कभार जानकारी मिलती है। हालांकि इस तरह के इंस्क्रिप्शंस रेयर होते हैं, पर फिर भी रेयर केसेस में भी हमें कई ऐसे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जिनकी रचना किसी गिल्ड ने करवाई थी। अब ये गिल्ड क्या होती है, ये श्रेणीज क्या होती हैं? देखो, कोई भी पर्टिकुलर जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हम सबसे फेमस है सुनारों की गिल्ड, तो सुनारों ने क्या कर रखा है, अपना एक ग्रुप बना रखा है। तो यही जो पर्टिकुलरली क्राफ्ट वर्कर्स के ग्रुप होते हैं, उसी को हम बोलते हैं गिल्ड या श्रेणी। तो कुछ ऐसी भी इंस्क्रिप्शंस मिलती हैं जिसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से ये गिल्ड या श्रेणियां अपना काम करती थी, किस तरह से ये प्राइस वगैरह को डिटरमाइन करती थी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ट्रेड बियॉन्ड द सबकॉन्टिनेंट। ट्रेड इन द सबकॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। ओके, यानी व्यापार के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि व्यापार किस तरह का होता था, किस तरह से होता था और कहाँ कहाँ तक व्यापार फैला हुआ था। अभी देखो, व्यापार किया जाता, सबसे पहले तो व्यापार होता था लैंड रूट से, जमीन के रास्तों से। उसके बाद व्यापार शुरू हुआ कहाँ से? व्यापार शुरू हुआ समुद्री रास्तों से। तो समुद्री रास्तों से व्यापार फैला, इंडिया से व्यापार डिफरेंट डिफरेंट एरियाज तक होता था। और ये वाला जो एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर था द ग्रेट रोमन एम्पायर, यानी रोम साम्राज्य। और रोम साम्राज्य में क्या होता था, भारत से मसालों का एक्सपोर्ट किया जाता था। अब इंडिया के मसाले स्टार्टिंग से ही एक्सपोर्ट में नंबर 1 रहे हैं। जब इंडिया में पोर्टुगीज और डच भी आए थे
17वीं 18वीं शताब्दी में, तो उन्होंने भी क्या करा, साउथ इंडिया से मसालों का एक्सपोर्ट शुरू करा। और रोम साम्राज्य जो था, ये अपने समय का इतना बड़ा साम्राज्य था कि रोम साम्राज्य के ट्रेड रिलेशन पूरे दुनिया से जुड़े थे। और जब रोम साम्राज्य खत्म हुआ, यानी जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ, तो उसका प्रभाव इन सभी एरियाज पे पड़ा जो रोम साम्राज्य से ट्रेड करते थे, रोम साम्राज्य के साथ जिनका व्यापार चलता था। अब देखो, छठी शताब्दी से ही लैंड और रिवर रूट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट थे, और लैंड एंड रिवर दोनों ही रूट्स का जाल बिछ चुका था। ठीक है, समुद्र तट पर बंदरगाह बन चुके थे, और इन बंदरगाहों से होता था दूर दूर तक, विदेशों तक व्यापार। अब अब इन विदेशों तक के व्यापार से राजाओं को भी बहुत फायदा था, क्योंकि राजा क्या करते थे, राजा इन रूट्स को कंट्रोल करते थे। अब देखो कैसे कंट्रोल करते थे, राजा उन पार्ट्स पे क्या करते थे, उन रूट्स पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, और इस सिक्योरिटी के बदले वो लेते थे टैक्स। जैसे अब भी अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमें टोल टैक्स पे करना पड़ता है, वो टोल टैक्स रोड के मैनेजमेंट के लिए, अन्य चीजों के लिए होता है। तो इसी तरह से उस समय भी क्या करते थे, राजा उन रास्तों से परमिशन देते थे कि हाँ आप लोग जाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे, और उसके लिए एक प्राइज, कुछ पैसा लिया जाता था टैक्सेस के फॉर्म में। ओके, अब इसके बाद आते हैं कुछ लोग पैदल यात्री होते थे, कुछ लोग पैदल व्यापारी होते थे। इसके अलावा बैलगाड़ियों और बड़ी-बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं, घोड़े वाले खच्चर जो होते हैं, इसके साथ भी व्यापारी यात्रा करते थे, और समुद्री मार्ग से भी यात्रा की जाती थी। हालाँकि समुद्री यात्राएँ थोड़ी खतरनाक मानी जाती हैं। अब देखो, अगर हम समुद्र से मतलब जहाज लेके निकल रहे हैं इस एरिया में, तो ये समुद्र देखने में काफी छोटा लग रहा है, बट ये बहुत बड़ा है। तो एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन होती है कि आसपास पानी 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 दिखता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता, और कभी कभी समुद्र में तूफान भी आते थे। तो इसीलिए ये जो समुद्री यात्राएं होती थी थोड़ी खतरनाक होती थी, पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होती थी। दीज वेंचर्स वर रिस्की पर बहुत प्रॉफिटेबल होते थे। जैसे अगर कोई नया लैंड पार्ट हमने ढूंढ निकाला, नए नए कंट्रीज में जाकर हमने व्यापार फैलाया, तो इससे पैसा तो आएगा, पर खतरा भी था। अब व्यापार की बात कर रहे हैं, तो व्यापार में हम बात करते हैं व्यापारियों के बारे में, यानी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स के बारे में। अब जब व्यापारी व्यापार करते थे, तो सक्सेसफुल मर्चेंट्स को क्या बोला जाता था, मसतुवन। ओके, तो ये एक तमिल टर्म है। और इसके अलावा प्राकृत लैंग्वेज में सेठीज और साथवाहास, ये दो टर्म्स यूज की जाती थी रिच मर्चेंट्स के लिए, और या फिर सक्सेसफुल मर्चेंट्स के लिए। अब भारत से, या मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीजों का जो ट्रेड होता था, उसमें मेन थे सॉल्ट, ग्रेन, मसाले, मेटल ओर्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। और देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो मसाले इंडिया में थे वो पेपर, तो इनका तो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट होता था, और एक्सपोर्ट रोमन साम्राज्य तक भी होता था। रोमन साम्राज्य में भारत की जो काली मिर्च होती है, जो काली मिर्च होती है ना, ब्लैक कलर की, उसका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। इसके अलावा इंडिया से टेक्सटाइल्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी एक्सपोर्ट किए जाते थे, और ये एक्सपोर्ट होता था अरेबियन सी से, यानी देखो इस पार्ट से यहाँ से निकले, और अरेबियन सी है ये यहाँ पर, ये यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से अरेबियन सी से होता था एक्सपोर्ट मसालों का रोमन साम्राज्य तक। तो इट इज अबाउट ट्रेड एंड हाउ ट्रेड कैसे हमारा दुनिया भर में फैला था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉइन्स एंड किंग्स। सो कॉइन्स इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हमने चैप्टर 1 में सोर्सेज डिस्कस करे हैं, तब मैंने बताया था कि कॉइन्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉइन्स किस मटेरियल के बने हैं, कॉइन्स पर किस तरह की इमेजेस हैं, किस तरह की लैंग्वेज है, क्या राइटिंग है, उससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब पिक्चर 1 में आप देख रहे हैं कि ये है गुप्ता कॉइन्स। अब गुप्ता कॉइन्स की स्पेशलिटी क्या है, देखो भारतीय इतिहास में सबसे उच्च क्वालिटी के सोने के कॉइन्स अगर किसी ने बनवाए हैं, तो वो बनवाए हैं गुप्ताज ने। अब इसके अलावा आते हैं कुषाण कॉइन्स पर। तो ये जो कॉइन्स थे, ये कॉइन्स कुषाण राजाओं ने बनवाए थे, और इसमें एक तरफ तो कुषाण राजाओं की पिक्चर होती थी, दूसरी तरफ होती थी देवी देवताओं की पिक्चर, स्पेशली देवताओं की। तो इससे राजा महाराजा खुद को देवताओं के साथ कंपेयर करते थे। अब सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो सिक्कों की स्टडी जो होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्टिमैटिक, यानी न्यूमिस्टिमैटिक्स इज द स्टडी और कलेक्शन ऑफ करेंसी इंक्लूडिंग कॉइन्स, टोकन एंड पेपर मनी। तो ये होती है न्यूमिस्टिमैटिक्स, यानी
मुद्रा शास्त्र, हिंदी में बोलते हैं मुद्रा शास्त्र। सिक्कों का अध्ययन हिंदी में कहलाता है मुद्रा शास्त्र। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब बढ़ते हैं कि हमने पढ़ा व्यापार होता था। देखो हम ना टॉपिक्स को इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि एक के बाद एक टॉपिक हमें नेचुरली समझ आता जाए। तो व्यापार हुआ। अब व्यापार के लिए क्या चाहिए? अभी भी अगर हम मार्केट में जाके कोई चीजें खरीदते हैं तो क्या देते हैं बदले में? पैसा देते हैं, मनी, रुपीस देते हैं, जब हमें कोई चीज मिलती है। ठीक है, तो अब व्यापार हो रहा है, तो व्यापार भी किसी चीज के थ्रू रिलेटेड होगा, किसी चीज के थ्रू ही व्यापार कर पाएंगे। तो उस समय एक्सचेंजेस के लिए क्या यूज करते थे? कॉइन्स, क्योंकि उस समय पेपर करेंसी या डेबिट या क्रेडिट कार्ड तो थे नहीं, तो कॉइन्स यूज करते थे। और सबसे पुराने जो कॉइन्स हैं वो है पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट, पंच मार्क्ड कॉइन्स। सो ये पंच मार्क्ड कॉइन्स बने होते थे सिल्वर के। और पंच मार्क्ड इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कॉइन्स को बनाने के लिए क्या करते थे, एक गोल सा पीस लिया और उसके ऊपर जो भी चीज बनानी है, जो भी चीज लिखनी है, उसको ना जैसे स्टैंप लगाते हैं ना, स्टैंप, वैसे ही स्टैंप लगा दी जाती थी और वो सिंबल सिक्के पर आ जाता था। अब इसके अलावा कॉइन्स इंडिया में अलग अलग लोगों ने भी बनाए, जैसे योद्धास जो थे उन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू करे। इसके अलावा भारत में गुप्ता रूलर्स जो थे उन्होंने कॉइन्स बनाए। गुप्ता रूलर्स के कॉइन्स की क्या स्पेशलिटी है अभी हमने बताया था। इसके अलावा कुषाणों ने भी अपने कुछ कॉइन्स डेवलप करे। और भारत में कुछ ट्राइब्स भी थी, जैसे पंजाब हरियाणा में एक ट्राइब थी योद्धास, इन्होंने भी अपने कॉइन्स बनाए। अब छठी शताब्दी के बाद अब कॉइन्स हमें मिले, एक्सचेंजेस कॉइन्स के थ्रू होते थे। तो ये हमने पढ़ा कि एक्सचेंजेस होते कैसे थे, कॉइन्स से। अब अब देखो, फर्स्ट कॉइन्स टू बियर द नेम्स एंड इमेजेस ऑफ रूलर्स वर इशूड बाय इंडो ग्रीक्स। अब हम बात कर रहे हैं कि कॉइन्स के बारे में, तो सबसे पहले ऐसे कॉइन्स जिन पर नाम और पिक्चर्स थे वो इशू करे इंडो ग्रीक रूलर्स ने। और ये जो कुषाण है, ये कुषाण रूलर्स थे, ये भी इंडो ग्रीक्स ही थे। तो इन्होंने सबसे पहले पिक्चर्स और राइटिंग्स वाले कॉइन्स इशू करे। इसके बाद एम्परर्स एंड पार्थियन रूलर्स ऑफ ईरान, इन्होंने भी कॉइन्स इस्तेमाल करे। और भारत से ना बड़ी मात्रा में हमें सोने के सिक्के मिलते हैं। और बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के होने का मतलब है कि शायद ट्रेड बहुत डेवलप रहा हो कि इतने सारे सोने के सिक्के हैं। अभी हमने बात करी योद्धास की। ये योद्धास बेसिकली पंजाब और हरियाणा के ट्राइबल ग्रुप थे जिन्होंने भी अपने कॉइन्स इशू करे। अब अब आते हैं छठी शताब्दी से। देखो, सो छठी शताब्दी से क्या हुआ, सिक्के मिलना कम होने लगे। अब सिक्के मिलना कम होने लगे तो 6th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ बाद में? अभी हम 6th सेंचुरी कॉमन एरा की बात कर रहे हैं। पहले जिस 6th सेंचुरी की बात कर रहे थे वो थी 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो अभी हम बात करें 6th सेंचुरी सीई। अगर आपको नहीं पता ये बिफोर कॉमन एरा का क्या कॉन्सेप्ट है, सो यू कैन कमेंट, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। और अभी हम डिस्कस करेंगे यही चैप्टर, 6th सेंचुरी सीई यानी कॉमन एरा। सो नोट दिस, कॉमन एरा। तो 6th सेंचुरी सीई में सिक्कों के जो फाइंड्स थे वो कम होने लगे। अब क्यों? इसके पीछे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि क्योंकि छठी शताब्दी में क्या हुआ था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन होने लगा था। वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हो गया था। इसकी वजह से पूरी दुनिया का ट्रेड बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित हुआ था। तो क्योंकि रोमन साम्राज्य में सोने के सिक्के बनाए जाते थे, रोमन साम्राज्य में जो व्यापार चलता था वो सोने के सिक्कों से चलता था। तो जब रोमन साम्राज्य ही खत्म हो गया तो सोने के सिक्के मिलने भी कम हो गए। अब कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि सिक्के हमें मिलते इसलिए नहीं है क्योंकि शायद सिक्के उस समय प्रचलन में रहे हो। तो देखो, कोई भी चीज मिलती कब है? मिलती तब है जब वो चीज छूट जाए, या जब वो चीज किसी ने छुपा कर रखी हो और वो ले जाना भूल गया और वो वहीं पड़ी रही, और सालों बाद जब वहां पर पुरातत्वविदों ने और आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खुदाई की तो उन्हें वो चीज मिली। तो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद सिक्के उस समय चलन में हो और उनको होल्ड करके यानी घर में छुपा छुपा के ना रखा गया हो, इसलिए हमें वो नहीं मिलते। हालांकि एक्चुअल में क्या हुआ था ये तो हम नहीं जानते, पर ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो अलग अलग हिस्टोरियंस देते हैं। सो यहाँ चैप्टर हमारा खत्म होने वाला है। लास्ट टॉपिक अब जो हमें डिस्कस करना है वो है बैक टू बेसिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, ये कुछ पिक्चर्स छूट गई थी। पंच मार्क्ड कॉइन्स है ये। देखो, पंच मार्क्ड, इनके ऊपर क्या करते थे, ऐसे ठप्पा लगा के, स्टैंप लगाकर ये डिजाइन्स बनाए जाते थे। अब ये है योद्धा कॉइन्स
जो पंजाब और हरियाणा में ट्राइबल ग्रुप्स ने इशू करे। हालांकि ये कॉइन्स गोल्ड के कॉइन्स नहीं है, ये कॉपर कॉइन्स हैं। ओके, और उसके बाद हम आते हैं अपने 7th टॉपिक बैक टू बेसिक्स पर, कि अब हम बात करेंगे इंस्क्रिप्शंस को डिसाइफर कैसे करा जाता है। सो अभी हम सबसे पहले देखेंगे डिसाइफरिंग ब्राह्मी। अब देखो ब्राह्मी क्या है, एक एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट है। अब एंशियंट इंडियन स्क्रिप्ट है अगर, तो कुछ ना कुछ उसकी लैंग्वेज जो होगी वो अन्य स्क्रिप्ट से मिलती जुलती होगी। तो इसी तरह से जब 18वीं शताब्दी आई तो यूरोपियन स्कॉलर्स ने इंडियन पंडितों के साथ मिलकर देवनागरी स्क्रिप्ट और बंगाली स्क्रिप्ट वगैरह को यूज करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने का काम शुरू करा। अब ये स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर कैसे करते हैं, देखो स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर करने के लिए हम वो वाली स्क्रिप्ट लेंगे और उसको मिलाएंगे आज के स्क्रिप्ट के साथ, आज के स्क्रिप्ट के साथ मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि सिंबल्स कितने मिलते जुलते हैं। अगर कोई लेटर बहुत मिल रहा है तो हाँ शायद ये यही लेटर है। तो इस तरह से स्क्रिप्ट्स को डिसाइफर किया जाता है। अब खरोष्टी को कैसे रीड करा गया, सो खरोष्टी का जो डिसाइफरमेंट हुआ वो ऐसे हुआ कि हमें इंडो ग्रीक रूलर्स के कुछ कॉइन्स मिलते हैं, यानी इंडो ग्रीक रूलर्स उनके कॉइन्स में दो लैंग्वेजेस में लिखा गया था, एक तो ग्रीक में एक खरोष्टी स्क्रिप्ट में। तो ग्रीक वाली जो लैंग्वेज थी वो डिसाइफर हो चुकी थी, तो क्योंकि एक लैंग्वेज डिसाइफर हो चुकी है तो दूसरी लैंग्वेज को डिसाइफर करना कोई मुश्किल की बात नहीं है। जैसे अगर मान लो ग्रीक लैंग्वेज में अपोलोड्यूटस लिखा है तो खरोष्टी में भी उसी राजा का नाम खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखा होगा। तो फिर इन दोनों लैंग्वेजेस को कंपेयर करेंगे और जो दूसरी स्क्रिप्ट है जिसको डिसाइफर नहीं करा गया उसको भी डिसाइफर कर लिया जाएगा। ओके, सो इस तरह से खरोष्टी स्क्रिप्ट को पढ़ा गया। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस, यानी अभिलेखों का तो हम प्रयोग करते हैं और अभिलेखों से इतनी सारी जानकारी हमें मिलती है, पर अभिलेखों का भी प्रयोग करने में कई सारी लिमिटेशंस प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है लेटर्स आर फेंटली एनग्रेव्ड, क्योंकि वो पत्थर के इंस्क्रिप्शंस हजारों सालों पहले बने थे, तो समय के साथ साथ उनके लेटर्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं और कभी कभी क्योंकि वो पत्थर इतने हार्ड होते थे तो लेटर्स को एनग्रेव करना, उन पर लिखना भी मुश्किल होता था। अब दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है स्क्रिप्ट। अब देखो स्क्रिप्ट यानी किस लिपि में उन इंस्क्रिप्शंस को, उन अभिलेखों को लिखा गया है। अब देखो ये जो इंस्क्रिप्शन है इस पे क्या लिखा है हमारी समझ से बाहर है ना। तो यही स्क्रिप्ट एक बड़ी प्रॉब्लम है इंस्क्रिप्शंस की स्टडी में। अब थर्ड प्रॉब्लम जो है एवरीथिंग वाज नॉट रिटन। अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, जैसे हमें सोसाइटी के बारे में भी जानना है, कल्चर के बारे में भी जानना है, तो शायद ये वो सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था तब, तो इंस्क्रिप्शंस में नहीं लिखा जाता था। अब इंस्क्रिप्शन ये तो है नहीं कि कोई भी आम आदमी उठ रहा है इंस्क्रिप्शन लिख दे रहा है, नहीं। इंस्क्रिप्शंस जनरली बड़ी संस्थाएं या राजा महाराजा ही लिखवाते थे, तो इंस्क्रिप्शन में उन्हीं के काम काज के बारे में लिखवाया जाता था। अब हर चीज को इंस्क्रिप्शन में नहीं लिखा जाता था। अब फोर्थ प्रॉब्लम है पर्सपेक्टिव। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि पर्सपेक्टिव ऐसा क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखो पर्सपेक्टिव क्यों इम्पोर्टेंट है, तो राजा महाराजा सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से इंस्क्रिप्शंस लिखवाते थे और राजा खुद को सुपरमैन की तरह भी प्रेजेंट करना चाहते थे, तो मे बी उन्होंने इंस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के लिखवा दिया हो, है ना। या फिर कुछ जो पोएट्स भी होते थे कभी कभी वो राजा महाराजाओं से क्या लेना चाहते थे, प्रोटेक्शन लेना चाहते थे, तो वो उनकी तारीफ में बड़े बड़े काव्य महाकाव्य लिख डालते थे और इन्हीं को इंस्क्रिप्शंस वगैरह में भी लिखा जाता था। तो ये भी इससे भी क्या है देखो कि शायद उस उन इंस्क्रिप्शन में राजा महाराजाओं के बारे में ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता था। तो हिस्टोरियंस जब भी एपिग्राफिस्ट यानी अभिलेखा शास्त्री जो होते हैं, जब भी अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो वो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं अभिलेखों का अध्ययन करते समय, कि इन अभिलेखों को किसने लिखा, किसके लिए लिखा गया। तो ये सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा एक और एडिशनल पॉइंट, जब हम अभिलेखों का अध्ययन करते हैं तो अब हमें एक ही जगह से कई सारे अभिलेख मिलते हैं, तो ये कैसे पता करें कि वो एक ही राजा ने लिखवाए थे कि अलग अलग राजाओं ने लिखवाए थे। तो उसके लिए हिस्टोरियंस देखते हैं कंटेंट, कि क्या कंटेंट है, राइटिंग स्टाइल किस तरीके का है, लैंग्वेज क्या है, और
तीसरा एक साइंटिफिक चीज यूज करते हैं, पेलियोग्राफी और कार्बन डेटिंग। क्या करते हैं, ये देखते हैं कि वो पत्थर किस समय के हैं, वो पत्थर जो हैं वो किस काल से, किस टाइम पीरियड से जुड़े हैं। अगर मान लो हमें एक जगह में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस बने, हमने उनको देखा, जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो हमें पता चला कि हाँ ये सारे पत्थर एक ही समय से बिलोंग करते हैं, यानी ये सारे ही पत्थर 100 साल पुराने हैं, मान लेते हैं 100 साल पुराने हैं। तो मतलब कि वो सारी इंस्क्रिप्शंस किसी एक ही राजा के द्वारा लिखवाई गई या किसी एक ही एम्पायर में, एक ही साम्राज्य में लिखी गई, है ना। तो कंटेंट, राइटिंग स्टाइल, इसके अलावा लैंग्वेज, पैलियोग्राफी, ये सभी चीजें हैं और एपिग्राफिस्ट्स की यानी अभिलेखा शास्त्रियों की मदद करती हैं इंस्क्रिप्शन से जानकारी निकालने में। अब एक और जो लिमिटेशन, फिफ्थ जो लिमिटेशन है वो है डैमेज्ड इंस्क्रिप्शन। ओके, सो देयर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, सो DAMAGED, सो यू कैन करेक्ट इट। सो डैमेज्ड इंस्क्रिप्शंस, अब इंस्क्रिप्शंस इतनी पुरानी हैं कि कभी कभी इंस्क्रिप्शंस ना टूटी फूटी मिलती हैं, बुरी हालत में होती हैं। तो बुरी हालत में होने की वजह से पूरी इंफॉर्मेशन उनसे नहीं निकाली जा सकती। सो ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। कंग्रेचुलेशंस, द एंटायर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी एंड स्टडी अ लॉट।